हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्यू जीके ट्रिक्स में। तो दोस्तों हमने यहाँ पर पॉलिटी की सबसे धांसू क्लास हम लोग यहाँ पर लेके आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग, नमस्कार सभी को, जय हिंद। आवाज़ मिल पा रही है? चलिए, आवाज़ आ रही है? चलिए, गुड इवनिंग, नमस्कार सभी को, जय हिंद। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपके सामने पहला प्रश्न दिया गया है। कह रहा आपसे कि जनहित याचिका की शुरुआत किसके द्वारा की गई? जनहित याचिका की शुरुआत जो की गई वो आपकी किसके द्वारा की गई? तो संसदीय एक्ट के द्वारा, संवैधानिक संशोधन के द्वारा, न्यायिक पहल द्वारा। इन तीनों में कोई ऐसा आप नहीं है जो जनहित याचिका हो गई, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला है कि लोकहितवाद की संकल्पना का उद्गम देश कौन है? लोकहितवाद अर्थात जो मुकदमे हैं इनके संकल्प की जो दी गई है वो आपकी यूएसए से ली गई है। ठीक है, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति का सेवानिवृत्ति आयु बताइए। सॉरी, यहाँ पर उच्च न्यायालय है अर्थात हाई कोर्ट की बात कर रहा है। और हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति की जो होते हैं उनकी सेवानिवृत्ति की जो आयु होती है वो आपकी कितनी होती है? 62 वर्ष। ठीक है, 62 वर्ष होती है। एक संशोधन कराया गया था जिसमें कहा गया था कि उनकी भी 65 वर्ष कर दी जाए, लेकिन वो संशोधन आपका पास नहीं हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्यपद्धति का परीक्षण करती है? अधीनस्थ न्यायालयों की कार्यपद्धति का परीक्षण करती है, यह आपकी याचिका कौन सी है? तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट, आपका डी, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण ये आपका हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के जो वेतन और भत्ते होते हैं वो आपकी कहाँ से दिए जाते हैं? तो यहाँ पर उच्च न्यायालय अर्थात हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट आपके वर्तमान में कितने हैं? 25 हैं। ठीक है, जो कि राज्यों में होते हैं, अर्थात इनके वेतन भत्ते आपके राज्य की समय के राज्य की संचित निधि से आपके दिए जाएंगे। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से कौन एक रिट न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जाती है? कार्यवाही लंबित होने की दशा में आपकी जो रिट प्रयोग की जाती है ये रिट आपकी कौन सी है? तो इस रिट का नाम है उत्प्रेषण। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा, उत्प्रेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि उच्च न्यायालय की परमादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत आते हैं। उच्च न्यायालय की परमादेश एक ये भी रिट होती है, और इसे जारी करने की शक्ति किसके अंतर्गत आते हैं? तो यहाँ पर 20 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, मौलिक अधिकार। ठीक है, मौलिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देता है? एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो अपना त्यागपत्र देता है वो किसको देता है? तो याद रखिए, उच्च न्यायालय होते तो हाई कोर्ट में हैं, लेकिन नियुक्ति भी कौन करते हैं? तो आपके राष्ट्रपति करते हैं, और जो नियुक्ति करेगा त्यागपत्र आपको उसी को देना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में चलित न्यायालय जिसे बोलते हैं मोबाइल कोर्ट, इसका मानस पुत्र है मोबाइल कोर्ट। और यहाँ पर आपका जवाब 22 का ऑप्शन राइट आपका ये हो जाएगा, न्यायमूर्ति भगवती। ठीक है, इनकी देन है कि मोबाइल कोर्ट। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, और इसके आंसर के साथ में है। अब नेक्स्ट चैप्टर जो कि आपको कह सकते हैं निर्वाचन आयोग से क्वेश्चन बनेंगे कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया जाता है। भारत में जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं इनको जो नियुक्त करता है, कौन नियुक्त करता है? यहाँ पर आपका जवाब सही हो जाएगा, ऑप्शन राइट। यहाँ पर आपका सी नंबर। ठीक है, कौन करते हैं आपके? तो आपके राष्ट्रपति करते हैं। और अभी हमने बताया था कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं इनको भी आपके कह सकते हैं 2/3, जो कि एक महाभियोग की प्रक्रिया होती है। ठीक है, इनको इसी प्रकार से हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि भारत का संविधान निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत एक निर्वाचन आयोग का प्रावधान करता है? निर्वाचन आयोग, और जो आपका निर्वाचन आयोग है, और यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट, डी नंबर। अनुच्छेद 324 के अंतर्गत आपके भारत के संविधान में आपके निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? यहाँ पर जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं इनकी पदावधि पूछा है, सभी लोग जवाब दीजिए। तो यहाँ पर 3 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा, सी नंबर, 6 वर्ष या 65 वर्ष। याद रखिएगा कितनी होती है? 6 वर्ष या 65 वर्ष होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि 9 युवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार पहली बार प्रयोग किया गया आम चुनाव में। मतलब कि 18 वर्ष की आयु पर, देखो पहले आपकी 19 वर्ष की गई थी। ठीक है, तो यहाँ 21 वर्ष की गई थी, तो 21 को घटाकर यहाँ पर 18 किया गया। और ये आपका कब किया गया था? तो ये किया गया था आपके 1989 में। ठीक है, तब से 18 वर्ष की आयु पर यहाँ पर मताधिकार दे सकते हैं। ठीक है, अगला है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है, अर्थात उनको अपने पद से हटाया जा सकता है। किसके द्वारा कर सकते हैं? तो यहाँ पर अभी हमने बताया था कि आपकी अगर मुख्य चुनाव आयुक्त हैं इनको अगर पद से हटाया जा सकता है तो संसद के दोनों सदनों के 2/3 से अगर प्रमाणित कर दिया जाता है तो इनको अपने पद से हटना पड़ता है। ठीक है, डी नंबर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय आयोग किस वर्ष से बनाया गया? तो याद रखिए, पहले आपके निर्वाचन आयोग में एक ही सदस्य रहते थे, लेकिन जब 21 वर्ष को घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया तो यहाँ पर जनता ज़्यादा हो गई,
ज़्यादा लोड बढ़ गया, इस कारण से यहाँ पर कह सकते हैं कि 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया। और ये किया गया था कब? तो आपके 1989 में ही होगा, ठीक है, क्योंकि तभी क्या हुआ था, 21 से घटाकर 18 किया गया था। तो आपका यहाँ से 2 पॉइंट आपके क्लियर हुए। अगला है, भारत में मत देने का अधिकार निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा है? भारत में हम लोग मत अधिकार देते हैं ना, ये जो अधिकार है ये हमारा कैसा अधिकार है? एक वैधानिक अधिकार है, ठीक है, वैधानिक अधिकार है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन मिलेंगे, और हमने बता दिया है कि काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आपके यहाँ पर। क्वेश्चन यहाँ पर आपसे कह रहा है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन आपका हो जाएगा आपका सी नंबर, बी आर मेहता को, ठीक है, बी आर मेहता को पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित की सिफारिश की थी। तो अशोक मेहता ने जो सिफारिश किया था वो आपकी किस प्रकार की? तो अशोक मेहता की बात है तो ये आपकी पंचायती राज की द्विस्तरीय सरकार, अर्थात इन्होंने कहा था कि अगर किसी भी क्षेत्र का विकास करना है तो 2 तरीके से हम लोग कर सकते हैं, है ना, लेकिन ऐसा ये आपका साबित नहीं हुआ, ये आपका गलत हुआ। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? पंचायती राज व्यवस्था के जो आपके प्रावधान हैं वो आपके हैं किस में? तो ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा कौन सा? यहाँ पर 9, ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा, ठीक है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और कहाँ प्रारंभ की गई? तो यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा? तो राजस्थान के बाद आप कह सकते हैं आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो 5 का ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर डी। तो सर्वप्रथम आपके 2 अक्टूबर को कह सकते हैं राजस्थान में, और आपके आंध्र प्रदेश, ये 2 जगह आपको की गई थी, जिसमें सबसे पहले आपके आंध्र प्रदेश में की गई थी। अगला है, एक व्यक्ति पंचायत का चुनाव लड़ सकता है यदि उसने पूर्ण कर लिया हो। पंचायत का चुनाव अगर लड़ना है तो उम्र उसकी कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष, याद रखिएगा, कितनी उम्र होनी चाहिए? 21 वर्ष होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए हैं? भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए हैं? तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। 29 विषय हैं, ठीक है, 29 विषय पर पंचायती राज व्यवस्था कह सकते हैं, उनमें से कानून बना सकती है, ठीक है। तो 7 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि 73वें संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला पहला राज्य कौन है? 73वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसका अभिपालन करने वाला जो पहला राज्य था, ये राज्य था आपका मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की जो सिफारिश किया था ये आपकी किसने किया था? तो 9 का ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा आपका बी नंबर, आपके बलवंत राय मेहता, जो कि इन्होंने काफ़ी ढंग से बताया कि किसी भी क्षेत्र का अगर आपको विकास करना है तो गांव में जो ब्लॉक होते हैं तो ब्लॉक में जाइए, फिर राज्य में मतलब कि आपके जिले में जाइए। इस प्रकार से इन्होंने 3 स्तर से बताया कि किसी भी क्षेत्र का विकास हो सकता है। अगला, निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है? नगर पालिका से संबंधित जो आपका है वो आपका कौन सा भाग है? तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है आपसे कि भारत में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब और कहाँ हुआ? भारत में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब और कहाँ हुआ? जो कि अभी हमने आपको बताया था कि 2 अक्टूबर को हुआ था, 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान में हुआ था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायत के विघटन के उपरांत निम्नलिखित में से कौन सी समय सीमा नए चुनाव संपन्न कराने हेतु सही है? यहाँ पर देख सकते हैं कि पंचायत का अगर विघटन हो रहा है उसके उपरांत जो आपके चुनाव हो जाना चाहिए वो कितने दिन के अंदर आपके हो जाना चाहिए? तो ये आपके 6 माह के अंदर, हर काम आपके लगभग 6 माह के अंदर ही होते हैं, ठीक है ना। तो आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग नियंत्रक, महालेखा परीक्षक और जो आपके कह सकते हैं राज्यों में होते हैं उनसे संबंधित। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत के महान्यायवादी को कैसे नियुक्त किया जाता है? भारत के महान्यायवादी को कैसे नियुक्त किया जाता है? चलिए साथियों जवाब देते रहिए। तो यहाँ पर आपका जवाब सही क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका बी, आपके राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सॉलिसिटर होता है, भारत का सॉलिसिटर जो होता है वो आपका कौन होता है? तो एक न्यायिक सलाहकार होता है, ठीक है, 2 का ऑप्शन आपका भी हो जाएगा, एक न्यायिक सलाहकार। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। क्वेश्चन आपका देख सकते हैं वही रिपीट हुआ है। तो आपका जवाब यहाँ पर आपका ये हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? तो परामर्श देने का जो आपका काम होता है वो आपके अटॉर्नी जनरल का होता है, ठीक है, किसी और अटॉर्नी जनरल का होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा, ठीक है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 5 नंबर में कह रहा आपसे कि लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है, जो भारत का महान्यायवादी होता है, अटॉर्नी जनरल होता है, ये लोकसभा की कार्यवाही में क्या भाग ले सकता है?
तो जी हाँ भाग ले सकता है। ठीक है, अगला है कि लोकसभा की समिति का सदस्य हो सकता है 5 नंबर, तो लोकसभा की समिति का सदस्य हो सकता है, तो ये पॉइंट आपका यहाँ पर सही नहीं है। ठीक है, और लोकसभा की बैठक में बोल सकता है, जी हाँ बोल सकता है। ठीक है, और लोकसभा की मतदान कर सकता है, तो मतदान भी नहीं कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जवाब आपका 5 का हो जाएगा, आपका डी नंबर 1 और 3 यहाँ पर आपके सही हो जाएंगे। ठीक है ना, 5 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है। अर्थात जो आपका कैग है, अर्थात यहाँ पर भारत का जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक है, ये किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, आर्टिकल आपका 148। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए अधिकृत है। राज्य सरकार को पूछा गया है, और राज्य सरकार के लिए आपके कौन होते हैं, महाधिवक्ता। जैसे केंद्र में होते हैं महान्यायवादी, उसी प्रकार से आपके राज्य में होते हैं महाधिवक्ता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में कौन जाना जाता है। भारत के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में कौन जाना जाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, भारत का महान्यायवादी। ठीक है, सी नंबर भारत का महान्यायवादी। अगला क्वेश्चन है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद नियुक्त का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष होता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है, तो यहाँ पर 10 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा, सी नंबर 6 वर्ष होता है। ठीक है, कितने वर्ष, 6 वर्ष होता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है लेकिन मतदान नहीं कर सकता है। संसद की कार्यवाही में तो भाग ले सकता है लेकिन मतदान नहीं कर सकता है, तो ये आपका है महान्यायवादी। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, महान्यायवादी। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है। लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है किस आर्टिकल के तहत, तो ये आर्टिकल होता है आपका 318। ठीक है, 318। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है, यहाँ पर 13 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखो राज्य लोक सेवा आयोग है ना, तो राज्य लोक सेवा आयोग है, इसकी नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल। ठीक है, तो 13 का ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर, राज्यपाल हो जाएगा। लेकिन हटाने का अधिकार नहीं है राज्यपाल को, हटाने का अधिकार आपके राष्ट्रपति को ही है। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना जिस अधिनियम से हुई थी वो आपका कौन सा है। 14 का जवाब, तो ये आपका था कौन सा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ठीक है, 1919 के तहत यहाँ पर पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो ये थी आपकी रोज बैथ्यू। ठीक है, रोज बैथ्यू। तो राष्ट्रीय फूल जो कि आपका क्या है, कमल है, वो भी किस प्रकार का, पिंक कलर का। ठीक है, पिंक कलर का। राष्ट्रीय पक्षी क्या है, तो मयूर है, और इसे जो संरक्षण दिया गया था 1972 में। राष्ट्रीय पशु बाघ है, जो कि 1973 में जो बाघ परियोजना आरंभ की गई थी। ठीक है, राष्ट्रीय फल आम है, राष्ट्रीय मिठाई जलेबी है, राष्ट्रीय नदी आपकी गंगा है, राष्ट्रीय वृक्ष आपका बरगद का पेड़ है, और राष्ट्रीय पर्व आपके कितने हैं, 3 हैं, एक 26 जनवरी, 2 अक्टूबर और आपका 15 अगस्त। ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज गीत की अगर बात करें तो राष्ट्रीय ध्वज गीत क्या है, हिंद देश का प्यारा झंडा, जो कि रचित किसके द्वारा है, श्याम लाल गुप्त के द्वारा। ठीक है, अगला राष्ट्रीय धर्म की बात करें तो राष्ट्रीय धर्म क्या है, धर्मनिरपेक्षता है। राष्ट्रीय विदेश नीति की बात करें तो गुट निरपेक्षता है। राष्ट्रीय वाद्य यंत्र आपका है तो आपका सितार है। ठीक है, भारत का सर्वोच्च सैनिक सम्मान की बात करते हैं तो आपका परमवीर चक्र हो जाएगा, और अगर भारत का सर्वोच्च सैनिक सम्मान की बात करें तो आपका क्या हो जाएगा, भारत रत्न हो जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन इन्हीं से दिए गए हैं कि भारत के राष्ट्रीय झंडा में चक्र लिया गया है। चलिए बताइए, भारत में जो राष्ट्रीय झंडा है, ये जो चक्र है वो लिया गया है कहाँ से, तो आपको पता है कि सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। ठीक है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकृत कब दी गई थी। राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकृति कब दी गई, 2 का जवाब देना है। तो यहाँ पर राष्ट्रीय ध्वज की बात कर रहा है तो राष्ट्रीय ध्वज दिया गया था 22 जुलाई 1947। ठीक है, 22 जुलाई 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि राष्ट्रीय गान को गाने में 52 सेकंड लगता है, इसके प्रथम और अंतिम पंक्ति को गाने में कितना समय लगेगा। देखो 52 सेकंड होता है, लेकिन प्रथम और अंतिम पंक्ति को गाने में जो समय लगता है वो आपका 20 सेकंड लगता है। ठीक है, 3 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला राष्ट्रगान को अब कब अपनाया गया था, राष्ट्रगान की बात कह रहा है, और राष्ट्रगान को भी जो अपनाया गया था वो भी आपको 24 जनवरी 1950 को ही किया गया था। ठीक है, डी नंबर। अगला राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, इसको गाने में कितना समय लगता है। राष्ट्रीय गीत जो आपका वंदे मातरम है इसको कितना लगता है, तो 5 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, 1 मिनट 5 सेकंड, अर्थात कह सकते हैं कि 65 सेकंड लगता है। ठीक है, 65 सेकंड। अगला राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया, राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया था, तो राष्ट्रीय गीत को आपको अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, और अगर राष्ट्रीय गान की बात करता तो भी आपका हो जाता। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि राष्ट्रीय चिन्ह को अपनाया गया, राष्ट्रीय चिन्ह को अपनाया गया था, तो 7 का ऑप्शन राइट आपका जवाब। यहाँ पर याद रखिए इसका जो जवाब होगा वो आपका बी होगा, 26 जनवरी 1950।
और सभी जो आपके कार्य हुए हैं, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान, ठीक है, ये सभी आपके 24 जनवरी को हुए हैं, लेकिन जो राष्ट्रीय चिन्ह हुआ है इसे 26 जनवरी 1950 को लिया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर जो कि शक संवत पर आधारित है 78 ईस्वी पर, इसके अनुसार साल का प्रथम माह जो चैत्र होता है, इसको जो अपनाया गया था, कब अपनाया गया था? तो आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर 22 मार्च 1957 को, ठीक है। 22 मार्च 1957 को जो आपका शक संवत कैलेंडर इसे अपनाया गया था, जिसका प्रथम माह क्या होता है? चैत्र होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपके नीति आयोग और योजना आयोग से संबंधित आपके क्वेश्चन मिलेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कह रहा है योजना आयोग की स्थापना हुई थी। योजना आयोग की जो स्थापना हुई थी वो आपकी कब हुई थी? तो योजना आयोग की स्थापना हुई थी आपकी 15 मार्च 1950 को। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला है भारत की योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? भारत के योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री होते हैं और उस समय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि योजना आयोग का अंत किस प्रधानमंत्री ने किया? योजना आयोग के जो था इसको निरस्त किया गया और नीति आयोग लाई गई। ये किसने? तो आपके नरेंद्र मोदी जी ने। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? सही नहीं है, ठीक है। कह रहा है इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया, बिल्कुल सही है। इसमें एक पूर्वकालिक अध्यक्ष होता है, तो ये पॉइंट आपका गलत हो जाएगा। ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री ही बनता है, ठीक है। और इसका गठन जनवरी 2015 में किया गया और ये सरकारी संघवाद के सिद्धांत हैं। तो यहाँ पर आपका जो गलत है आपका बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक निकाय नहीं है? संवैधानिक निकाय नहीं है, अर्थात संविधान में इसे नहीं आपको दर्जा दिया गया है। तो ये आपका योजना आयोग, ठीक है, डी नंबर योजना आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो राष्ट्रीय विकास की अध्यक्षता कह सकते हैं कि जो आपका योजना आयोग होता था उसकी रिपोर्ट को जांच करने का अधिकार जो अंतिम होता था, जो पंचवर्षीय योजनाएं बनती थी उनका जांच करना, ये आपके राष्ट्रीय विकास परिषद का काम था। और जो इसके अध्यक्ष होते हैं वो आपके कौन होते हैं? सिक्स का ऑप्शन आपका भी हो जाएगा, भारत का प्रधानमंत्री। अगला है भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद कब गठित किया गया? भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद कब गठित किया गया? तो याद रखिएगा 6 अगस्त 1952 को, ठीक है, 6 अगस्त 1952 को भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया। अगला क्वेश्चन है नीति आयोग का गठन कब किया गया? नीति आयोग का गठन कब किया गया था? तो याद रखिए 1 जनवरी 2015 को, ठीक है, 1 जनवरी 2015 को किया गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि राजनीतिक दल से संबंधित आपके क्वेश्चन है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। कह रहा आपसे इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक कौन था? इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक कौन था? तो ये संस्थापक आपके कौन थे यहाँ पर? तो आपके BR अम्बेडकर थे। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कोई भी राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकता है यदि वह राज्य स्तर का दल है और कम से कम वो 4 राज्यों में आपकी सीटें चाहे आपकी हों तो 4 सीटें कम से कम होना अनिवार्य है। वो आपके किसी भी राज्य में हो तो 4 राज्यों में, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है, तो 3 का ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर। 4 राज्यों में हुए मतदान में का 5% मत अगर प्राप्त हो जाता है, ठीक है, अगर 4 राज्य हैं और मतदान प्राप्त होता है उसमें से 5% लगभग वही आपकी 4 सीटें होती हैं, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि 5% मतदान प्राप्त हो जाने पर ही उसे राष्ट्रीय दर्जा दिया जाएगा। अगला दल बदल निरोधक अधिनियम किस तिथि को पारित हुआ था? दल बदल निरोधक जो आपका पारित हुआ था ये आपका कब? तो आपके 15 फरवरी 1985 को, ठीक है, 15 फरवरी 1985 को हुआ था। यहाँ पर आप क्वेश्चन भारतीय संविधान के भाग से संबंधित हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके बनते हैं। खैर आपसे संविधान के किस भाग और अनुच्छेद में संविधान संशोधन का प्रावधान है? संविधान संशोधन का जो प्रावधान किया गया है वो आपके किस में किया गया है? तो आपके 368 और भाग 20 में। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस भाग में निर्वाचन आयोग का प्रावधान है? निर्वाचन आयोग का जो प्रावधान है वो आपके किस में है? तो ये आपके किस में है? तो आपके अनुच्छेद आपके किस में जो निर्वाचन आयोग संविधान के किस भाग में निर्वाचन, देखो निर्वाचन दिया गया है जो आपकी 15 में है। अगला क्वेश्चन है नागरिकता भाग 2 में कौन मौलिक अधिकार है? नागरिकता भाग 2 में मौलिक अधिकार हैं, तो ये आपकी पता है कि नागरिकता संबंधी आपके जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार की यहाँ पर फायदा किया है, कह रहे नागरिकता भाग 2 में है, तो मौलिक अधिकार आपके भाग 3 में है, ठीक है। अगला पंचायती राज व्यवस्था संविधान के किस भाग में है? पंचायती राज व्यवस्था संविधान के किस भाग में है? तो यहाँ पर 4 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी हो जाएगा आपके 9 में, ठीक है, किस में है? 9 में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि पंचायती राज व्यवस्था संविधान के किस भाग में? तो ऑप्शन आपका यहाँ पर भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपातकालीन प्रावधान किस भाग में है? आपातकालीन प्रावधान जो आपके हैं वो आपके किस भाग में? तो याद रखिए आर्टिकल भाग जो आपका है 18, ठीक है, 18 में। अगला क्वेश्चन है राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत किस भाग में है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस भाग में है? 6 का जवाब तो भाग 4 में है, ठीक है, भाग 4 में। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा।
SC और ST जो क्षेत्र उल्लेख किया गया है ये किया गया है आपके ऑप्शन डी हो जाएगा भाग 10 में। ठीक है, भाग कि सालारगंज संग्रहालय कहां पर स्थित है। चलिए पहले का जवाब देना है, आपका जवाब जो हो जाएगा सही क्या हो जाएगा। तो चलिए यहां पर ऑप्शन आपका आ रहा है सी नंबर, यहां पर कह रहा है ऑप्शन सी हो जाएगा हैदराबाद में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है जलियांवाला बाग कहां पर स्थित है। चलिए 1 का जवाब देना है, 1 का ऑप्शन इनमें से राइट कौन सा हो जाएगा। चलिए 2 का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर कह रहे हैं अमृतसर हो जाएगा। और जवाब दीजिए, फास्ट जवाब दीजिएगा सभी लोग। चलिए यहाँ पर 2 का ऑप्शन आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। याद रखिए आपके अमृतसर में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि गेटवे ऑफ इंडिया कहां स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया कहां पर स्थित है, यहाँ पर मुंबई आपका जवाब आ रहा है। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा, सी नंबर इसका आपका राइट हो जाएगा। अगला दिया है विख्यात, क्या दिया है कि विश्व विख्यात रॉक गार्डन कहां पर स्थित है। ये मॉडल पेपर में आपको हर जगह देखने को मिलता होगा, है ना। तो चलिए यहाँ पर जवाब देना है, यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा। तो 4 का ऑप्शन सी आ रहा है, चंडीगढ़ में है। कहां पर है, तो आपके चंडीगढ़ ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पर आपका सी नंबर। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि शेर शाह का मकबरा कहां पर स्थित है। चलिए 5 का ऑप्शन लॉक करना है, शेर शाह का मकबरा आपके सासाराम बिहार में है, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कह रहा आपसे कि प्रसिद्ध पिंजौर गार्डन कहां पर स्थित है। प्रसिद्ध पिंजौर गार्डन कहां पर स्थित है। इस वीडियो को 2 बार देखा करें, कम से कम 2 बार जरूर देखें। ठीक है, तो चलिए यहां पर आपका जवाब आ रहा है पिंजौर गार्डन, अर्थात एक प्रकार का इस समय उद्यान भी हो चुका है। और 6 का ऑप्शन ये हो जाएगा आपके चंडीगढ़ में है। ये भी आपके कहां पर है, तो आपके चंडीगढ़ में, याद रखिए चंडीगढ़ में है, एक टाउनशिप घाटी में आपका है। ठीक है, टाउनशिप घाटी पे ये स्थित आपका है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है यार आपसे कि खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी स्थित है। खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी स्थित है, कहां पर है। तो चलिए यहां पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, 7 नंबर में ऑप्शन डी आ रहा है आपके पटना में। तो कहां हो जाएगा, बिहार के पटना में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं यहां पर अगले क्वेश्चन को, और क्वेश्चन दिया गया है क्या आपसे कि विनोबा भावे द्वारा स्थापित पवनार आश्रम किस राज्य में स्थित है। चलिए पवनार आश्रम कहां पर है, यहां पर जवाब आ गया है, काफी लोग जवाब दे रहे हैं वर्धा महाराष्ट्र। तो चलिए यहाँ पर 8 का ऑप्शन बनेगा ए नंबर, आपके महाराष्ट्र अर्थात आपका जिला है वर्धा, यहाँ पर आपके है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो विनोबा भावे को जो समाधि स्थल भी है वो आपके यहीं पर है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि प्रख्यात सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन स्थित है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर दिया है भारत भवन जो स्थित है, कहां पर स्थित है, 9 का ऑप्शन यहाँ पर सी दे रहे हैं आपके भोपाल में। तो जवाब बिल्कुल सही है। इसके पहले लेक्चर में हमने इस प्रकार की क्वेश्चन जो थे हमने सॉल्व कराया था। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन दिया है कि पर्वतीय नगर मंसूरी किस राज्य में स्थित है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, सही क्या हो जाएगा, पर्वतीय नगर मंसूरी किस राज्य में स्थित है। तो 10 का ऑप्शन यहाँ पर लॉक करना है और जवाब आ रहा है बी, आपके उत्तराखंड में। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका उत्तराखंड ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है क्या आपसे यहाँ पर सर रुक्मणी का सब प्रैक्टिस करवा दीजिए, आज करवा दें। 30 प्रैक्टिस सेट है, 30 को हम आज करवा दें, रात शाम तक चलता रहेगा, सुबह तक धनाधन तैयारी चलती रहेगी। बताओ तो आज हम आपको पूरा करवा देते हैं। जब 30 करवा रहे थे सो रहे थे लग रहा है। बता दो हम 30 में 30 करवा दें, इतनी क्षमता है, बस हमारे मोबाइल में क्षमता होना चाहिए। चलिए यहाँ पर बताइएगा, पर 30 नंबर 10 नंबर आपका हो गया है ना। आगे बताइएगा डलहौजी पर्वतीय सैरगाह किस राज्य में स्थित है। 11 का जवाब दीजिएगा। चलिए 11 का जवाब देना है, यहाँ पर सही क्या हो जाएगा। चलिए बताइएगा कि डलहौजी पर्वतीय सैरगाह किस राज्य में स्थित है। 11 का ऑप्शन सी हो जाएगा आपके हिमाचल प्रदेश में। याद रखिए डलहौजी उत्तराखंड के चंपा जिले में स्थित एक आपका हिल स्टेशन भी है ना। और याद होगा कि ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड डलहौजी के नाम पर रखा गया था। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर सी। चलिए थोड़ा जूम कर देते हैं ताकि आपके चेहरे पर ये बिल्कुल साफ दिखाई दे। अगला दिया गया है कैराप से यहाँ पर लेंसडाउन पर्वतीय नगर किस राज्य में स्थित है। चलिए बताइएगा लेंसडाउन पर्वतीय नगर है, ये कहां पर स्थित है। उत्तराखंड राज्य में। याद रखिए ऑप्शन बी हो जाएगा आपके उत्तराखंड राज्य के पौड़ी गढ़वाल जिले में एक छावनी शहर है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। बहुत ही खूबसूरत पहाड़ी है, वहां पर ये स्थित है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि आनंद भवन स्थित है। जो आपका आनंद भवन है कहां पर है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा इलाहाबाद में। ऑप्शन यहाँ पर ए नंबर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, शालीमार बाग और निषाद बाग स्थित है। शालीमार और निषाद बाग जो स्थित है ये आपके कहां पर है, तो आपका जवाब आ रहा है कश्मीर में है। तो चलिए यहां पर और बताइए थोड़ा सा, शाली से आपको हो जाएगा श्रीनगर। ठीक है, यहां पर आपका बी हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है विवेकानंद रॉक मेमोरियल स्थित है। 15 का ऑप्शन बनेगा, यहां पर आपका बी नंबर आपके रामेश्वरम में है।
यहाँ पर 15 का ऑप्शन बी हो जाएगा आपकी रामेश्वरम में है, ऑप्शन बन जाएगा आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है। चलिए फिर देखो रामेश्वरम में कहां पर अगर बात करें तो तमिलनाडु के कन्याकुमारी शहर में, तमिलनाडु के कन्याकुमारी शहर में स्थित है, एक पर्यटन स्थल है। ठीक है, और कहा जाता है कि 1892 ईस्वी में यहाँ पर स्वामी विवेकानंद यहाँ पर गए भी थे। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम स्थित है, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम जो स्थित है यह आपके कहां पर स्थित है, और यहां पर जो आप जो बना है एक अनोखा इतिहास बताता है मुंबई का प्रिंस ऑफ वेल्स, अर्थात 16 का ऑप्शन यहां पर आपका बनेगा सी, आपकी मुंबई में है। कहां पर है? मुंबई में है, याद रखिएगा। काफी अच्छा म्यूजियम आपका है। ठीक है, और विश्व के जितने व्यापारी हैं उनके लिए बहुत ही कह सकते हैं बहुत ही दार्शनिक रहता है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है गोलकुंडा, आप सभी को पता होगा कि गोलकुंडा किला स्थित है। चलिए गोलकुंडा आपके कहां पर है, तो आपका हो जाएगा क्या, तो आपके हैदराबाद में है। कहां पर है आपके, तो आपके हैदराबाद में, याद रखिए हैदराबाद नगर में है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है, और अहमदनगर में मत पहुंच जाना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है हवा महल स्थित है। चलिए हवा महल कहां पर है, तो आप सभी को पता होगा हवा महल जयपुर शहर में है, और ऑप्शन आपका बी हो जाएगा जयपुर शहर में, जयपुर शहर में। ठीक है, और जयपुर शहर के बड़ी हिस्से में आपका स्थित है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है यार आपसे गोलघर स्थित है, गोलघर जो स्थित है कहां पर है, 19 नंबर में। चलिए 19 का ऑप्शन डी हो जाएगा, ये पटना में है। कहां पर है? पटना में, ऑप्शन डी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहां पर देखो दिया गया है कि बेलूर मठ अवस्थित है। बेलूर मठ कहां पर है? पश्चिम बंगाल के हुगली नदी पर है। तो यहां पर ऑप्शन कहां पर है, कोई ऑप्शन दिया नहीं है बेलूर मठ, अच्छा कोलकाता दिया गया है। तो यहां पर आपका 20 का ऑप्शन क्या बन जाएगा, ए नंबर, यहाँ के कोलकाता में। अगर कोलकाता ना होता तो आप पश्चिम बंगाल लगा देते, हुगली नदी के पश्चिमी तट पर स्थित बेलूर मठ। ठीक है, ये आपका है क्या, तो रामकृष्ण मिशन और रामकृष्ण मठ का मुख्यालय है। ठीक है, और इस मठ में ये भवनों की वास्तु में हिंदू, ईसाई और इस्लामी तत्वों का सम्मिश्रण है। अर्थात जो बेलूर मठ है इसमें हिंदू, ईसाई और इस्लामिक तत्वों का मिश्रण करके बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हौज खास अवस्थित है, हौज खास अवस्थित है कहां पर, तो यहां पर आपका जवाब बनेगा, यहां पर 21 नंबर में कुछ लोग जवाब दे रहे हैं ए नंबर, तो ये आपके दिल्ली में है। कहां पर है, तो आपके दिल्ली में है। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है कि वृंदावन गार्डन स्थित है। चलिए देख लेते हैं कितने लोग इस प्रश्न का जवाब यहां पर सही देने वाले हैं, क्योंकि हमें पता है कि इसका नाम सुनते ही आप लोग जवाब देंगे ए नंबर, लेकिन जिन लोगों ने यहाँ पर ए जवाब दिया है उनका गलत है। ये है आपके मैसूर में। कहां पर है, तो आपके मैसूर में है, याद रखिए वृंदावन गार्डन कहां पर है, मैसूर, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया कुतुब मीनार के बारे में। दुनिया को पता है, हर एक बच्चे को पता है ना, तो चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कुतुब मीनार कहां पर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया चिल्का झील, चिल्का झील कहां पर है, तो आपके उड़ीसा में है, ऑप्शन बी हो जाएगा। ये सबसे बड़ी लैगून झील आपकी है, ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि खारे पानी की है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि हम्पी के खंडहर किस राज्य में स्थित है, और हम्पी के खंडहर आप सभी को पता है कि आपके कर्नाटक में है। कहां पर है, कर्नाटक में है, ऑप्शन क्या बन जाएगा, ए नंबर आपको राइट हो जाएगा। कर्नाटक को विल्लोरी जिले को काटकर आपका यहाँ पर विजयनगर आपका नया यहाँ पर कह सकते हैं जिला बनाया गया है। ठीक है, विल्लोरी जिला को काटकर यहाँ पर विजयनगर एक नगर नया जिला बनाया गया है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि आपसे सियाचिन ग्लेशियर किस राज्य में स्थित है। अब आइए इस क्वेश्चन में देखते हैं कि आप लोग कितना जवाब सही देने वाले हैं। ये आपके है कहां पर, जवाब दीजिएगा, जल्दी से जवाब दीजिएगा। सियाचिन ग्लेशियर ये आपके है कहां पर स्थित है, तो आपका जवाब आ रहा है यहां पर आपका सी, आपकी जम्मू कश्मीर, यहां पर आपका सी जम्मू कश्मीर हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि परमाणु परीक्षण स्तर पोखरण किस राज्य में स्थित है। चलिए पोखरण जो आपका है कहां पर स्थित है, पोखरण नाम सुना होगा, राजस्थान के जैसलमेर जिले में है। ठीक है, राजस्थान के जैसलमेर जिले में है, और यहां पर आपका कहां पर है, बी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है। जेएनयू का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, 28 का ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा, सी नंबर आपकी नई दिल्ली में है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है बुलंद दरवाजा कहां पर स्थित है, बुलंद दरवाजा कहां पर स्थित है, तो 29 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, फतेहपुर सीकरी में। ठीक है, और इसका डी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि दक्षिण भारत का पर्वतीय सैरगाह उदंग मंडलम या ऊटी किस राज्य में दिया गया है। चलिए बहुत अच्छा स्थल आपका दिया गया है, दक्षिण भारत का पर्वतीय सैरगाह उदंग मंडलम या ऊटी किस राज्य में स्थित है, और 30 का ऑप्शन बन जाएगा, यहां पर आपका बी आ रहा है, आपके तमिलनाडु में है। याद रखिए नीलगिरी जिले, याद रखिए तमिलनाडु राज्य में नीलगिरी जिले में एक शहर है और एक नगर पालिका भी है, और ये कोयम्बटूर से लगभग 86 किलोमीटर आपको पड़ता है। और याद रखिएगा ऊटी जो आपका है एक प्रसिद्ध सैरगाह है, और बहुत लोग यहाँ पर जाते भी हैं, और यहाँ पर ये कच्ची फिल्मों के लिए जाना जाता है। क्या, कच्ची फिल्मों के लिए जाना जाता है यहाँ पर। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि खजुराहो कहाँ पर स्थित है।
चलिए यहाँ पर 31 नंबर में देखते हैं कितने लोग सही करने वाले हैं। तो आप सभी लोग जवाब दे रहे हैं। यहाँ पर डी नंबर आपके मध्य प्रदेश में है, तो बिल्कुल सही है, आपके मध्य प्रदेश में है। लेकिन अगले वाले क्वेश्चन में देखते हैं कि आप लोग सही देंगे कि नहीं। दार्जिलिंग स्थित है, दार्जिलिंग स्थित है, जवाब दीजिएगा। चलिए 32 को ऑप्शन देखते हैं कितने लोग यहाँ पर सही देने वाले हैं। यहाँ पर जो दार्जिलिंग है आपकी कहाँ पर है, तो काफी लोग जवाब दे रहे हैं। यहाँ पर आपका ए नंबर, ए नंबर, ए नंबर, वाह सब बस। चलिए बिल्कुल सही है। यहाँ पर जो लोग जवाब दे रहे हैं बी नंबर पश्चिम बंगाल, उनका ही जवाब यहाँ पर सही है। याद रखिएगा कि जो दार्जिलिंग है वो आपके पश्चिम बंगाल में है, सिक्किम मत लगा दीजिएगा, ठीक है। सिक्किम लगाएंगे तो गड़बड़ा जाएंगे। यहाँ पर दार्जिलिंग की जो आपकी चाय है इसको जीआई टैग भी दिया गया था, तो ये वेस्ट बंगाल में अर्थात पश्चिम बंगाल में पड़ता है, ठीक है। आप ए नंबर मत लगाइएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया है छोटा इमामबाड़ा कहाँ पर है, 33 नंबर में। तो 33 का ऑप्शन क्या बन जाएगा, आपके लखनऊ में है। छोटा भैया बड़े भैया अर्थात छोटा इमामबाड़ा बड़ा इमामबाड़ा ये आपके लखनऊ में है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है फोर्ट विलियम कहाँ पर स्थित है। चलिए जवाब दीजिएगा कि फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है। सभी लोग जवाब देंगे प्यार से। यहाँ पर जो जवाब बनेगा क्या हो जाएगा, कोलकाता जवाब दे रहे हैं। तो चलिए आपके कोलकाता ही हो जाएगा, हम लॉक कर देते हैं भाई आप लोगों की बात पर। यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, कोलकाता आपका जवाब राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया है, हाथी गुम्फा किस राज्य में स्थित है। चलिए अब आते हैं, देखते हैं कि आप लोग यहाँ पर जवाब क्या देंगे, हाथी गुम्फा। चलिए इसमें क्वेश्चन देखते हैं कितने लोग सही करने वाले हैं। यहाँ पर जो आपका जवाब बनेगा 35 नंबर में, तो ऑप्शन आ रहा है 35 में ऑप्शन आ रहा है सी, कह रहे हैं राजस्थान में है। कुछ लोग जवाब यहाँ पर ए दे रहे हैं, कुछ लोग जवाब बी दे रहे हैं। यहाँ पर याद रखिए इसका राइट आंसर जो आपका बनेगा ये आपका बनेगा बी, हाथी गुम्फा आपके उड़ीसा में है। कहाँ पर है याद रखिएगा, यहाँ पर 50% लोग गलत थे। याद रखिए यहाँ पर जो आपका हाथी गुम्फा है ये आपके कहाँ पर है, तो आपके उड़ीसा में है। उड़ीसा के भुवनेश्वर नामक स्थान पर ये आपका है, ठीक है। भुवनेश्वर से लगभग 3 किलोमीटर पहुंचोगे तब आपको मिलेगा। ये हाथी गुम्फा शिलालेख के नाम से भी प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि विख्यात पर्यटन स्थल गुलमर्ग एवं सोनमर्ग भारत के किस क्षेत्र में स्थित है। देखो आपको प्रैक्टिस सेट में मिले होंगे, आपको लगता है कि जो हम पढ़ रहे हैं सब कुछ आपकी प्रैक्टिस सेट मिला है, और प्रैक्टिस सेट के अनुसार ही हम आपको यहाँ पर दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए 36 का ऑप्शन काफी लोग दे रहे हैं। यहाँ पर ऑप्शन बी आपके कश्मीर में है, बिल्कुल सही है। ये घास के मैदान भी है, ठीक है, ये घास के मैदान भी है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया है कि इत्माद-उद-दौला का मकबरा कहाँ पर स्थित है। और ये देखा जाए भारत की पहली ऐसी आपकी कह सकते हैं मकबरा था जो कि आपके संगमरमर से बनाया गया था, पिट्रा ड्यूरा शैली से, है ना। यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा 37 नंबर में, ऑप्शन बनेगा ए, आपके आगरा में है। कहाँ पर है, आगरा में स्थित है। आगरा में नूरजहां के पिता का नाम था आपका इत्माद-उद-दौला, ठीक है। तो नूरजहां ने अपने पिता के मकबरे का निर्माण कराया था, ठीक है, और ये चारबाग प्रणाली के आधार पर बनाया गया था, ठीक है। और यहाँ पर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को, कह रहा है अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है। चलिए 38 का जवाब दीजिएगा। 38 का ऑप्शन यहाँ पर देखते हैं कि कितने लोग जवाब देने वाले हैं। यहाँ पर राइट, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, सिकंदरा में है, सिकंदरा में है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर बताइए मकबरा, जहांगीर का मकबरा कहाँ पर है बताइएगा, आगरा में, दिल्ली में, लाहौर में या कश्मीर में। तो चलिए 39 का ऑप्शन देखते हैं कि आपको याद है कि नहीं है। हमने आपको बताया था कि जहांगीर का जो मकबरा है वो आपके कहाँ पर है, तो आपके लाहौर में है। लाहौर में जगह पड़ती है शहादरा, क्या शहादरा में है, शहादरा। आपको याद आया होगा अब कि आपके जो मुगल साम्राज्य थे इनके 3 आपके ऐसे हैं जिनके मकबरे भारत में नहीं हैं, उनके मकबरे भारत से बाहर हैं। जैसे पहले ही आपके हो गए, है ना। और इसके बाद जो सबसे अंतिम थे आपके, उनका मकबरा आपके कहाँ पर है, तो आपके म्यांमार में आपके स्थित है, रंगून में स्थित है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे हैं लद्दाख किस राज्य में स्थित है। अब बताइए लद्दाख कहाँ पर है, 40 नंबर में। तो भैया इसमें कहने की कोई बात ही नहीं है, आपके जम्मू कश्मीर में लॉक कर दीजिएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है राजगीर किस राज्य में है। तो राजगीर के बारे में भी आप लोग जानते हैं, ये आपके बिहार में है। गोलकुंडा किला किस राज्य में है, 42 का ऑप्शन देना है। गोलकुंडा कहाँ पर पड़ेगा, अब ये बताइएगा। यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत आएगी आप लोगों को इसमें क्वेश्चन में समझने में। बताइएगा यहाँ पर कह रहा है कि गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है। चलिए 42 को ऑप्शन देना है। याद रखिए क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन आपके 3 दिए हैं, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है और कर्नाटक है। लेकिन वर्तमान जो स्थिति है ये आपकी कौन सी है, तो आपकी तेलंगाना है। क्या यहाँ पर आपका ए नंबर, यहाँ पर तेलंगाना, वर्तमान स्थिति जो आपकी गोलकुंडा की है वो आपकी तेलंगाना में है। याद रखिएगा क्योंकि हमें पता था सब लोग यहाँ पर डी देंगे, कोई यहाँ पर बी भी देगा, है ना, कोई सी भी देगा, बी तो नहीं देंगे, है ना। तो याद रखिएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कपिल वस्तु कहाँ पर स्थित है। चलिए कपिल वस्तु कहाँ पर स्थित, 43 नंबर में। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा आपके नेपाल में है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, नेपाल में। अगला आपसे दिया गया है कि मैरीना बीच कहाँ पर स्थित है।
मैरीना बीच जो स्थित है ये आपकी कहाँ पर स्थित है, यहाँ पर आपका 44 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा आपकी चेन्नई में। याद रखिएगा ये जो आपका चेन्नई है ये मैरीना बीच देखा जाए तो आपका बहुत बड़ा, अर्थात बंगाल में ये सबसे बड़ा मैरीना अगर पूछा जाए आपको एशिया में भी तो आपको यही मिलता है मैरीना बीच। ठीक है, मतलब कुछ इस प्रकार से इसका डिजाइन हो जाता है और ऐसी आकृति आपको एशिया में भी आपको यहीं पर देखने को मिलेगी। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि शाहजहांबाद कहाँ पर स्थित है, बताइएगा कि शाहजहांबाद कहाँ पर स्थित है। 45 को ऑप्शन देना है शाहजहांबाद, ये मिलता है आपके दिल्ली में। यहाँ पर कुछ लोग दे रहे हैं दिल्ली, तो देखिए आपका जवाब हो जाएगा 45 में, यहाँ पर ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कैराब से मुसम्मन बुर्ज स्थित है, मुसम्मन बुर्ज स्थित है कहाँ पर, 46 नंबर में। यहाँ पर 46 का ऑप्शन बनेगा ए, आपके आगरा में है। कहाँ पर है, तो आगरा किला में ही स्थित है। याद रखिएगा ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका ए नंबर। ठीक है, कहाँ पर है, आगरा किला में ही स्थित आपका है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि बाघ की गुफाएं किस राज्य में है। चलिए, बाघ की गुफाएं कहां पर है, तो आपका एक धार जिला पड़ता है मध्य प्रदेश में, धार जिला पड़ता है मध्य प्रदेश में। तो ऑप्शन कहां पर दिया है, डी नंबर आपको दिया गया है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है। चलिए 48 नंबर में लॉक करिएगा। झारखंड का शिमला कहते हैं आपके रांची शहर को, ऑप्शन डी हो जाएगा, रांची शहर को कहा जाता है, नोट करिएगा। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि राष्ट्रपति भवन अवस्थित है। 49 को ऑप्शन लॉक करिएगा। 49 में यहां पर आपका हो जाएगा रायसीना पहाड़ी में, ऑप्शन बी हो जाएगा रायसीना पहाड़ी, आपका जवाब राइट हो जाएगा। और अगला दिया गया है, कैराब से जवाहर सुरंग स्थित है, जवाहर सुरंग स्थित है। यहां पर आपका 50 नंबर में ऑप्शन बन जाएगा आपका यहां पर बी नंबर, आपके जम्मू कश्मीर में है। कहां पर है, जम्मू कश्मीर में आपके है। बनिहाल जो दर्रा है आपने नाम सुना होगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, महरौली लौह स्तंभ कहां पर स्थित है। एक ऐसा लौह स्तंभ है जिसमें अभी तक जंग नहीं लगी है ना, ये आपके कहां पर है, तो आपका जवाब आ रहा है डी नंबर, नई दिल्ली। यहाँ पर नई दिल्ली जो आपका जवाब है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। आपकी जो कुतुब मीनार है उसी के बगल में है। ठीक है, कुतुब मीनार के निकट ही आपका स्थित है, विशाल स्तंभ है। अगला दिया गया है, कह रहा आपसे अजंता की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं। चलिए जवाब देते रहिए भाई, वीडियो को लाइक शेयर भी करते रहिएगा। जितने लोग जुड़े रहे हैं तो भाई वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है महाराष्ट्र, कुछ लोग दे रहे हैं। चलिए भाई यहाँ पर 52 का ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर आपका ए हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र आपका हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यार आपसे भीमबेटका गुफा किस राज्य में है। चलिए 53 नंबर में यहाँ पर ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर ए नंबर। ये आपके भीमबेटका भी आपके मध्य प्रदेश में है। कहां पर है, ये मध्य प्रदेश में है। यहां पर जो ऑप्शन बनेगा वो आपका डी हो जाएगा, मध्य प्रदेश में है। याद रखिए भीमबेटका। ठीक है, और मध्य प्रदेश का एक प्रांत पड़ता है रायसेन। ठीक है, रायसेन जिले में ये पौराणिक अवशेष आपको यहाँ पर मिले हैं। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे कि शक्ति स्थल कहां पर स्थित है, शक्ति स्थल कहां पर है, तो यहाँ पर हो जाएगा दिल्ली में। कहां पर है, आपके दिल्ली में है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि डायमंड हार्बर और साल्ट लेक सिटी कहां पर स्थित है। डायमंड हार्बर और साल्ट लेक सिटी कहां पर है, चलिए जवाब आ गया है कोलकाता में। याद रखिए कहां पर है, डायमंड हार्बर और साल्ट लेक सिटी कहां पर है, तो आपकी कोलकाता के जो दक्षिणी शहर है, मतलब कोलकाता शहर का दक्षिणी जो आपका उपनगर है, यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारतीय युद्ध स्मारक का पुरातत्व संग्रहालय कहां पर स्थित है। भारतीय युद्ध स्मारक का पुरातत्व संग्रहालय है, ये कहां पर है, 56 नंबर में। तो 56 का ऑप्शन लॉक हो जाएगा। यहाँ पर आपका आ रहा है नई दिल्ली, आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, नई दिल्ली में है, लाल किले में। ठीक है, और अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे कि बहमनी सुल्तानों का गोल गुंबज कहां पर स्थित है। चलिए 57 नंबर में गोल गुंबज बीजापुर में है ना, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर आपका राइट हो जाएगा, डी नंबर। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कन्हेरी और कार्ले गुफाएं किस राज्य में है। कन्हेरी और कार्ले गुफाएं हैं, ये कहां पर हैं, आपको जवाब देना है। तो यहां पर आपका जवाब आ रहा है महाराष्ट्र। तो 58 का ऑप्शन सी हो जाएगा। महाराष्ट्र में आपकी मुंबई है, मुंबई में कई ऐसी गुफाएं हैं, है ना, जैसे एलिफेंटा, महाकाली, कन्हेरी, जागेश्वरी, ये प्रसिद्ध आपके यहाँ पर है। जो महाकाली की गुफा है मुंबई के अंधेरी वेस्ट में आपका बौद्ध मठ के पास है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत के दक्षिणी छोर को क्या कहा जाता है। चलिए 59 का ऑप्शन सभी को पता होगा, है ना, तो जल्दी से जवाब दीजिएगा। 59 का ऑप्शन यहाँ पर बन जाएगा आपके इंदिरा पॉइंट। क्या कहते हैं, इंदिरा पॉइंट, या इसे पिगमिलियन पॉइंट कहते हैं, या इसके बहुत पहले एक नाम था पार्सन पॉइंट, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि दक्षिण भारत का प्रसिद्ध पहाड़ी स्थान बताइएगा।
दक्षिण भारत का सबसे जो प्रसिद्ध पहाड़ी स्थान है वो आपका कौन सा है? तो चलिए देखते हैं कि इसका जवाब आप लोग दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। तो चलिए यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर आपका 60 नंबर में ऑप्शन दे रहे हैं। 60 में दीजिए भाई, आप लोग बहुत आगे आगे बढ़ रहे हैं। चलिए यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर आप लोग डी नंबर। चलिए डी नंबर आपका बनेगा। देखो यहाँ पर आपका जो दिया है उदंक मंडलम अर्थात ऊंटी, हमने आपको बताया था ना ऊंटी जो आपका है, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ऊंटी आपको इसे बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत में अज्ञात सैनिकों का स्मारक क्या है? ये आपके मॉडल पेपर मिला था कि भारत में अज्ञात सैनिकों का जो स्मारक है वो आपके कहाँ पर है? तो 61 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो आपके इंडिया गेट है, यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि प्रसिद्ध गोल गुंबद किस जिले में है? अब गोल गुम्बद अभी पूछा गया था तो क्या बताएंगे आप? बीजापुर बता देंगे, इसमें कोई बड़ी बातें नहीं है। और अगला दिया है बीबी का मकबरा कहां पर है? चलिए भाई बीबी का मकबरा कहां पर है? यहाँ पर 63 का जवाब देना है। 63 का राइट आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए बताइएगा, बीबी का मकबरा कहां पर स्थित है? चलिए काफी लोग दे रहे हैं बी नंबर आपके औरंगाबाद में है। तो देखिए बिल्कुल आपका जवाब सही है, कोई यहाँ पर रोक टोक वाली बात नहीं, बिल्कुल 100% है। आपके कहाँ पर है? औरंगाबाद में आपका है। ठीक है, क्लियर है। और इस मकबरे का निर्माण मुगल बादशाह औरंगजेब के पुत्र जो कि आजम शाह ने करवाया था, है ना, आजम शाह ने करवाया था। और बीबी का मकबरा को अर्थात इन्हें दिलरस बानो बेगम कहा जाता है ना, मतलब जो बीबी का मकबरा है कुल मिला के औरंगजेब की पत्नी का नाम क्या था? दिलरास बानो बेगम नाम था। ठीक है ना, क्लियर है। और इन्हें रबिया उद्दौरानी के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहाँ पर बीबी का मकबरा अर्थात यहाँ पर औरंगजेब की बीबी का नाम था रबिया उद्दौरानी। ठीक है, क्लियर है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है यहाँ पर विक्रम साराभाई का नाम सुने होंगे। विक्रम साराभाई या विक्रम भाई साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है? चलिए 64 का ऑप्शन लॉक करिए। ये कहां पर है? तो आपके त्रिवेंद्रम में है। कहां पर है? तो आपके त्रिवेंद्रम। यहाँ पर 64 का ऑप्शन बी आपका जवाब राइट हो जाएगा। त्रिवेंद्रम कह दीजिए या तिरुवनंतपुरम आप कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से रॉकेट, प्रशिक्षण यान और कृत्रिम उपग्रहों का यहाँ से प्रक्षेपित किए जाते हैं। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? बुद्ध को जो प्रबोध प्राप्त हुआ, प्रबोध मतलब ज्ञान होता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्मित कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ स्थित है? कुव्वत उल इस्लाम जो कि कहा जाता है ये सबसे बड़ी मस्जिद है, जो कि आपके है कहाँ पर? तो आपकी कुतुब मीनार जो आपके स्थित है यहाँ पर दिल्ली में ही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 66 में यहाँ पर बन जाएगा सी, आपके दिल्ली में है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन दिया है इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है? अब यह इंदिरा पॉइंट है, आप सभी को पता है कि आपके कहाँ पर पड़ेगा? लक्षद्वीप में या अंडमान निकोबार में? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला भारत का सबसे पुराना स्मारक कौन है? बताइएगा, भारत का सबसे पुराना स्मारक कौन सा है? 68 में ऑप्शन देना है और आपका जवाब इनमें से कौन हो जाएगा? कुतुब मीनार, ताजमहल, खजुराहो या अजंता की गुफाएं? तो बिल्कुल सिंपल हो गया है, दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन डी दिया है अजंता की गुफाएं, है ना। दिक्कत तब होती जब भीमबेटका होता है ना, दिक्कत तब होती है जब भीमबेटका होता है, तब वहां पर भीमबेटका लगा देते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा। और अगला दिया है नंदी हिल किस शहर के निकट है? चलिए बताइएगा, नंदी हिल्स किस शहर के निकट स्थित है? तो यहाँ पर 69 का जवाब आप सभी को देना है। और इस प्रश्न का जवाब क्या बनेगा आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और आज की क्लास यहीं पर रखते हैं।